गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है 17 जनवरी 2023 और सीटेट का जो आपका सेकंड शिफ्ट का यानी कि जूनियर लेवल का एग्ज़ाम हुआ है उसके एनालिसिस के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। पेपर में किस टॉपिक से प्रश्न यहाँ पर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और जिनका पेपर कल है वो इन प्रश्नों को ज़रूर देख कर जाएँ, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि विटामिन से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो उनके बारे में चलिए जान लेते हैं। विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी 1911 ईस्वी में। रोगों से रक्षा करने के लिए विटामिन जो है बहुत ही आवश्यक होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो विटामिन बी और सी जो होती हैं ये जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं, तो के ई डी ए, इसको हम शॉर्ट में कीड़ा भी बोल सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। आगे बात कर लेते हैं इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो उन पर यहाँ पर आपको बता दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से यहाँ पर जो लिखा है जनन शक्ति का कम हो जाना, ये रोग हो जाता है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना, ये रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये रोग से संबंधित प्रश्न यहाँ पर काफ़ी आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसका रिवीजन आपका यहाँ से हो गया होगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिनों के रासायनिक नाम यहाँ पर काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो इसकी भी ट्रिक यहाँ पर लिखी हुई है, रथ एक टॉफ़ी। रथ एक टॉफ़ी यहाँ पर ये ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी पुरानी ट्रिक है ये। और यहाँ पर विटामिन ए बी सी डी ई के, तो इस तरीके से सीरियल से आप लोग लिख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो यहाँ पर आपकी जो ये ट्रिक लिखी है रत एक टॉफ़ी, तो रा से हो गया आपका रेटिनॉल। ठीक है, फिर विटामिन बी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो था से हो गया आपका थायमीन। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ए से हो गया। फिर विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है बच्चों? कैल्सीफेरॉल हो गया। विटामिन ई का अगर पूछा जाए तो टोकोफेरॉल हो गया। और विटामिन के का हो गया फिलोक्विनोन। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर रासायनिक नाम कंप्लीट हो चुके हैं, इनको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बच्चों अनुच्छेद 32 को। संविधान की आत्मा का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की आत्मा का जनक कहा जाता है। और भीमराव अंबेडकर को ही प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी यहाँ पर माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर लिखा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 32 को बोला जाता है और संविधान की आत्मा भी इसे कहा जाता है। आगे आपसे किस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन पर भी हम आपको बता दें कि अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। अगर आपसे पूछा जाए कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे अगर आपसे बात करें तो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं आपके अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। मौलिक अधिकार आते हैं 12 से 35 के अंतर्गत। ठीक है, और ये जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं 36 से 51 के अंतर्गत, और इनको जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
अगर आपसे पूछा जाए कि मूल कर्तव्य कौन से संविधान से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये जो है रूस के संविधान से लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? मूल कर्तव्य। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम आपको बता रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, यही बार बार घुमा फिरा कर आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति भी है, यानी कि सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि त्रिभाषा सूत्र से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। त्रिभाषा सूत्र क्या है? कि त्रिभाषा सूत्र के तहत भारतीय स्कूलों में 3 भाषाओं की शिक्षा दी जाने की सिफारिश की गई थी। कौन कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की जो क्षेत्रीय भाषा है, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है, मातृभाषा है, उसमें शिक्षा प्रदान की जाए। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालयी जीवन का मेल बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। बहुत ही अति आवश्यक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि किसी समस्या के एक से अधिक हल होने पर कौन सा चिंतन होगा? तो ये बच्चों होगा अपसारी चिंतन। और अभिसारी चिंतन क्या होता है? कि समस्या का केवल एक ही हल हो, उसे बोला जाता है अभिसारी चिंतन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया है कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे? तो भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बालक अपने परिवेश में भाषा कैसे सीखता है? तो अनुकरण के द्वारा सीखता है। अगला प्रश्न है किस अवस्था में बच्चा बौद्धिक संक्रियाएं जैसे कि गुणा, जोड़, घटाना, भाग ये सब सीख जाता है? तो ये सीख जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जो अवस्थाएं ये हैं, ये चारों की चारों अवस्थाएं जीन पियाजे के द्वारा दी गई थीं, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आया था, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? तो उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे। दंड तो बिल्कुल देना ही नहीं है, ये तो एनईपी 2020 एनसीएफ 2022 में बताया गया है कि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देनी है। अगर उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, इसका रीज़न पता करें, उसकी रुचि जाने कि वो क्या चाह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। बिल्कुल सही आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो राज्य का पूछा है तो राज्यपाल हो जाएगा। अगर भारत का पूछता तो आपका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आपका वाइगोस्की द्वारा दिया गया। जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे पत्थर के। किसके बने होते थे? पत्थर के बने होते थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, गणितीय विकार संबंधी कौन होता है? तो डिस्कैलकुलिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो यह है आपका सौर ऊर्जा। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत अगर वैकल्पिक स्रोत वे हैं जो आधुनिक युग में निजात किए गए हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस आदि, ये आपके आ जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें परंपरागत स्रोत की तो ईंधन हुआ, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये आपके परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं और बाकी ये ऊपर वाले आपके गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश लगा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तो समृद्ध भाषा और परिवेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग करके उनको स्वीकार करे और उनको जो है उनकी लोकल लैंग्वेज भी वहाँ पर शिक्षण प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, तो वह कौन से विकार से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया। ठीक है,
क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो यह है विद्यालय एवं मीडिया। प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण अगर पूछा जाए तो यह हो जाएगा परिवार एवं पास पड़ोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो ये जो है समावेशी शिक्षा का उदाहरण यहाँ पर प्रकट करती है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ये है अस्पृश्यता से संबंधित। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 का उद्देश्य क्या है? तो पाठ्यक्रम को लचीला बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट की अगर बात करें गणित में तो घातांक और कर्ण से आज क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले। माध्य माध्यिका परिसर बहुलक हमने आपको बताया था, सुबह भी बहुलक से फर्स्ट शिफ्ट में वहाँ भी प्रश्न देखने को मिला था। सरलीकरण हुआ बीजगणित में, त्रिकोणमिति, क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ये सारे प्रश्न आज आपके सेकंड शिफ्ट में देखने को मिले थे। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।